हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12th से रिलेटेड है और ये क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में पूरा डिस्कशन है। तो क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पूरे जो टॉपिक है इस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और अभी एक वीडियो और लेकर आऊँगा उसमें जो डिफरेंट टाइप के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जैसे सीएस हो गया, आईपी हो गया, आईटी हो गया, उनके बारे में कंपैरिजन करके और वो चीज़ हम लोग देखेंगे ताकि ये डिसाइड कर सके कि कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए बेटर होने वाला है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस का और न्यू सिलेबस है यानी 2026-27 का ये सिलेबस है जो इस साल होने वाला है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस पूरी वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, थ्योरेटिकली एनालाइज करिएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिएगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने से कोई अभी फिलहाल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी कह सकते हैं हेल्प नहीं मिलेगी आपको। तो टू दी पॉइंट पढ़िए, टाइम आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसलिए टू दी पॉइंट पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्लास 12th और सीबीएसई चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई दोनों से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये सब्जेक्ट कोड है इसको आपको याद रखना है। क्यों? रीज़न इसका क्योंकि कई बार आप जो सब्जेक्ट कोड है उसकी वजह से गलती कर देते हो। जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनके कोड अलग होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिलअप करते समय यानी जो रजिस्ट्रेशन के समय है वो सब्जेक्ट कोड को बड़े ध्यान से समझिए, भरिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें ये हालांकि अभी क्लास और 11th दोनों का 12th एंड 11th कंबाइंड सिलेबस है। तो पहले 11th की भी बात करेंगे फिर उसके बाद 12th की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको 11th में बेसिक 3 यूनिट देखने को मिलेगी। पहली यूनिट है आपका सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल पूरा 10 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो कोर पॉइंट है यानी कंप्यूटर साइंस का कोर पॉइंट यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, फर्स्ट जो है ये पूरा 45 मार्क्स का होने वाला है। और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स थर्ड यूनिट, छोटी सी यूनिट है और ये भी आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। तो ओवरऑल जो पेपर होने वाला है वो 70-30 का रेशियो रहेगा। ठीक है, यानी 7-3 का रेशियो रहेगा। तो 70% आपका रहेगा क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम का रहता है और 30% आपका रहता है इंटरनल या प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के जाते हैं। अब यूनिट वाइज क्लास 11th की बात करें तो आपको फर्स्ट यूनिट में बेसिक आप देखोगे तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर उसके बाद मेमोरी वगैरह कैसे मेजर करते हैं तो मेमोरी का मेजरमेंट रहेगा, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में आता है और इसी में आपका ओएस भी देखने को मिलेगा। फिर लॉजिक गेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक गेट्स, हालांकि ये 11th में ही मिलेगा आपको, 12th में नहीं मिलेगा। फिर बात आते हैं हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन होते हैं यानी बाइनरी रहेगा, ऑक्टल रहेगा, डेसिमल रहेगा और हेक्साडेसिमल रहेगा, इन्हीं का आपस में कन्वर्जन रहेगा और इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। बाकी इनकोडिंग सिस्टम में थोड़ा बेसिक स्काई कोड जो होता है और आईएससी आई कोड होता है। यूनिकोड में UTF-8 और UTF-32 के कहते हैं कोड आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिट फर्स्ट ये हमारी ओवरऑल रहेगी। फिर बात आते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में बेसिक आपको जो लैंग्वेज मिलेगी वो मिलेगी पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ये बहुत ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है। देखिए क्लास 11th है, क्लास 11th में नो डाउट सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बोलूंगा कि आपके क्लास 11th में जो यूनिट 2 है ना, ये आपकी कह सकते हो कि जान होती है। किसके लिए? यूनिट 2 के लिए, मतलब क्लास 12th के लिए। अगर आप क्लास 12th की बात करोगे तो यूनिट 2 अगर आपने स्किप की या फिर यूनिट 2 आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है क्लास 11th में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप क्लास 12th में स्ट्रगल करोगे चीज़ों को समझने में, प्रोग्रामिंग हो नहीं पाएगी और स्कोरिंग बहुत लो हो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो जाए क्लास 11th का यूनिट 2 आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बात करें इसके सब टॉपिक की तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया जाता है जिसमें एल्गोरिथम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट देखने को मिल जाता है, सूडो कोड देखने को मिल जाता है क्या चीज़ें होती हैं।
उसके बाद बेसिक यहाँ से पाइथन हमारा स्टार्ट होता है। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन हो गया, यहीं पे आपको टोकन भी मिल जाता है, ठीक है, पाइथन टोकन भी मिल जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। फिर डेटा टाइप आ जाता है। फिर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेटा टाइप के बाद ऑपरेटर रहेगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं आपको इसमें बोलूँ तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। टोकन्स हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हमारा एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, एरर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि समझने वाली चीज़ें हैं। इनको बस आपको समझ के चलना रहेगा, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें अगर आप फेमिलियर हो जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी आप इतने फेमिलियर हो जाते हो, इटरेशन और ये लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप जेन्युइन प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो। लेकिन अब इसके बाद जो चैप्टर है, यानी स्ट्रिंग चैप्टर, लिस्ट चैप्टर, टपल और हमारा डिक्शनरी, ठीक है, ये डिक्शनरी। तो ये जो क्या कहते हैं चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये 4 पिलर होते हैं क्लास 12th के। तो ये 4 पिलर ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फाइल हैंडलिंग की बात करूं, चाहे वो आप फर्स्ट यूनिट में जो कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग थिंकिंग 2 है, तो उसमें जितने भी पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में आपको बस बेसिक, यहाँ मॉड्यूल में कुछ चीज़ें बस याद रखनी होंगी, जैसे ये हो गया हमारा एसक्यूआरटी और फ्लोर फंक्शन और पीओडब्ल्यू फंक्शन और फिर हमारा रैंडम फंक्शन, और यहाँ से क्वेश्चन तो क्लास 12th में बनते ही बनते हैं। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी यूनिट 2। और यूनिट 2 का वेटेज ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45 मार्क्स का वेटेज अगर है, तो इसका मतलब कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप ओवरऑल देखो, आप 70 में, ठीक है, 70 में अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 60 to 70%, ठीक है, 60, हाँ 60 to 70% के बीच में इसका वेटेज पड़ता है। तो इसका मतलब कि 60% अगर वेट लेकर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोसाइटी लॉ एथिक्स में अगर आते हैं तो इसमें आपको डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, नेटिकेट क्या होता है, ठीक है, एटिकेट्स क्या होते हैं, नेटिजन क्या होता है सोसाइटी का, आईपीआर यानी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं और साइबर क्राइम के थ्रू हम सेफ्टी कैसे करेंगे, मालवेयर या वायरस वगैरह क्या होते हैं, ई वेस्ट और आईटी टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी एक्ट जो होता है वो क्या होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारी 3rd यूनिट का सिलेबस हो गया। और उसके बाद ये क्लास 11th का है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको भी पता है 60% अप्रॉक्स वेटेज लेकर बैठा हुआ है हमारा पाइथन, तो जायज़ बात है पाइथन की प्रोग्रामिंग रहेगी रहेगी। तो आपको एक फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है, फाइल में और आपको पाइथन प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे और मिनिमम 20 प्रोग्राम्स होने चाहिए। और फिर उसके बाद एक वाइवा होगा और आपका एक लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट में आपको कुछ प्रोग्राम दिए जाते हैं और उसको रिटर्न एंड एग्जीक्यूट करना पड़ता है लैब में। और उसके बाद ओवरऑल आपका ये पूरा 30 मार्क्स का रहता है और यही 30 मार्क्स के यहाँ पर इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। तो क्लास 11th में आप मान के चलिए कि स्कूल लेवल में काम होता है, तो स्कूल अपनी तरफ से चीज़ें थोड़ा सा आपको कह सकते हैं समझाने के पर्पज से चीज़ें बताएगा, स्कूल के लेवल में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन क्लास 12th में ये एक्सटर्नल होते हैं, तो एक्सटर्नल जो भी आएंगे वो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्या प्रैक्टिकल लिस्ट होती है, प्रैक्टिकल लिस्ट में क्या क्या होते हैं, तो ये प्रोग्राम कुछ सैंपल प्रोग्राम दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि यही प्रोग्राम होंगे, ये एज पर टीचर, जो आपके टीचर होंगे वो टीचर अकॉर्डिंग टू योर टीचर वो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकता है वो क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस जो टीचर्स होते हैं वो मैक्सिमम आपका सिलेबस से ही रिलेटेड देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बात करें मटेरियल की, तो क्लास 11 के लिए आप एनसीईआरटी बुक प्रेफर कर सकते हैं या फिर सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके पीडीएफ मटेरियल हो या रिकमेंडेशन हो, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब मेन आते हैं, हमारा कोर पॉइंट आता है, यानी क्लास 12th 2026 एंड 27 का जो सिलेबस है उसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो सिमिलरली वेटेज की अगर बात करें तो यहाँ बस थोड़ा सा वेटेज आपका घटा हुआ है, ऐसा कह सकता हूँ। तो 40 मार्क्स मान के चलिए कि अप्रॉक्स 55 के अप्रॉक्स है, 55 to 60 के बीच में आसपास है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो ये भी अप्रॉक्स आपका मान के चलिए कि 12% के अप्रॉक्स ये भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 25% के अप्रॉक्स पड़ेगा, तो मान के चलो कि ये 30 हो गया और ये 40 और
क्या कहते हैं ये 60 के अप्रॉक्स, तो 100% हो जाता है। तो वेटेज अगर आप देखोगे तो 20 मार्क्स का डीबीएमएस आता है, यानी इसमें भी 3 यूनिट मिलेगा। तो ये आपका सेम पाइथन है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पाइथन मिलेगा, ठीक है, पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत छोटी सी यूनिट है, लेकिन स्कोर करने के पर्पज से ये मान के चलो कि इसमें आप 100% स्कोर करते हो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाते हो, यानी ये 10% आपको फ्री में मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा बस एक बार थ्योरी देख लोगे। डीबीएमएस में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें आपको एक बार देखना पड़ता है, और ये भी आपको फ्री के 20 मार्क्स मिल जाते हैं। स्ट्रगल जो करना पड़ता है वो हमारा 40 मार्क्स का होता है, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स थोड़ा सा परेशान करते हैं, ठीक है। अब डिटेल में इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पहली यूनिट में जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11, ये सब टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए कि इसमें पूरा का पूरा क्लास 11 की यूनिट 2 उठ के आई हुई है, जो अभी अभी हमने डिस्कस की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट जितनी आपको ये सब टॉपिक जितना छोटा दिख रहा है उतना ही लॉन्ग होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसमें आपका फंक्शन रहेगा, फंक्शन के बाद एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग रहेगा, एक्सेप्शन के बाद हमारा फाइल हैंडलिंग रहता है, फाइल हैंडलिंग के बाद डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, और मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो इतना ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और तो इसमें चीजें नहीं है, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग में टेक्स्ट, बाइनरी और सीएसवी रहता है। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे 4 टॉपिक आपको देखने को मिलता है। पहला फंक्शन हो गया, दूसरा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, तीसरा फाइल हैंडलिंग हो गया, और चौथा डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो डेटा स्ट्रक्चर इजी होता है आपको क्वेश्चन समझने में, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग मान के चलो कि 7-8 नंबर का, यानी 6 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। फिर आपको फंक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलता, फंक्शन और एक्सेप्शन का मिला के आपको फाइल हैंडलिंग के साथ दिया जाता है, तो इसलिए इसको आपको अलग से नहीं मिलता। हाँ, एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी फाइल हैंडलिंग में आपको टेक्स्ट फाइल मिलता है, बाइनरी फाइल मिलती है, सीएसवी फाइल मिलती है। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक एंड क्यू है, लेकिन क्यू आपके सिलेबस में नहीं है, केवल क्यू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी डेफिनेशन बताने के लिए कि स्टैक और क्यू क्या होते हैं। बाकी ओवरऑल पूरा हमारा स्टैक है, तो स्टैक ही पढ़ना रहेगा, ठीक। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आपको बस ट्राई एंड एक्सेप्ट फाइनली ब्लॉक, ठीक है, एल्स ब्लॉक नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एल्स ब्लॉक के बारे में नहीं बात की गई है। बाकी फंक्शन अगर आप देखोगे तो फंक्शन की डेफिनेशन और मॉड्यूल क्या होता है, कैसे मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात की गई है उसके बारे में। अब देखो यूनिट 2 है तो 10 नंबर का, ठीक है, ये है तो 10 नंबर का, लेकिन इसका सिलेबस आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा है। बट मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए कि ये जो क्या कहते हैं यूनिट है, इसमें से 10 नंबर आपको ऐसे फ्री में क्यों मिलते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यहाँ से आपको फिक्स है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का तो फिक्स रहता है लगभग, मान के चलो किसी ना किसी इसमें से किसी न किसी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म या फिर उसकी डेफिनेशन पूछ लेता है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आते हैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेटा कम्युनिकेशन से, तो 1 या 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन मीडिया से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कुल मिला के पढ़ना तो देखो हमें पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बस आपको एक बार सुनना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इसका 3rd यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20 मार्क्स का ये भी वेटेज लेकर बैठा हुआ है। अब ये 20 मार्क्स है तो इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, थ्योरी ज्यादा होती है। न्यूमेरिकल कह सकता हूँ, थोड़ा सेट टाइप का न्यूमेरिकल, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आप समझ रहे होंगे, सेट टाइप का न्यूमेरिकल ज्यादा आता है थोड़ा सा, इसको देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, जो ये आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, और जॉइंस जो होते हैं, जैसे कार्शियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है 2 टेबल्स के बीच, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इन सब से एक क्वेश्चन आता है, और वो भी 5-5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक हमारा इंटरफेस यानी पाइथन से और एसक्यूएल का इंटरफेस आता है, तो यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से भी आपका 5 नंबर अप्रॉक्स यहाँ से आता है। फिर 5 नंबर का अप्रॉक्स यहाँ से पूछेगा, तो 10 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ से, तो ये देखो थ्योरी से अगर हम देखें तो थ्योरी से अप्रॉक्स हमें मिल जाता है
10 नंबर का। तो आप देख लो कि नंबरिंग जो है इसकी क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, ठीक है। पहले सब पॉइंट से 5 नंबर, दूसरे सब पॉइंट से 5 नंबर, तीसरे सब पॉइंट से 5 नंबर। और वो क्वेश्चन आपको जब लास्ट हम पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें समझा दी जाएंगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। देखो 30 नंबर के क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल्स में आपको अकॉर्डिंग टू जो इसमें सीबीएसई में मेंशन है उस चीज को समझते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और डॉक्यूमेंटेशन में ये ध्यान रखना कि 4 क्वेरी बेस्ड ऑन 1 टेबल और 2 टेबल। इसमें डेटाबेस डीबीएमएस का जो प्रोग्राम होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, पाइथन के प्रोग्राम आएंगे। और देखो इसमें 2 फाइल का जिक्र है, ठीक है। 2 फाइल आपको बनानी होती है। कई बार कई टीचर तो एक ही फाइल बनवा लेते हैं और उसी में आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 2 फाइल बनती है। एक आपकी होती है प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। एक होती है प्रोजेक्ट फाइल और एक होती है हमारी प्रैक्टिकल फाइल। अब देखो प्रोजेक्ट और फाइल और प्रैक्टिकल फाइल में क्या फर्क होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में आपको ये चीज थोड़ा सा समझना होगा कि अगर मान लीजिए, अब देखो प्रैक्टिकल फाइल में होता क्या है कि जैसे जो हम जैसे हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, रन कर रही होती है, तो जो हम लैब में जाके प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट वगैरह करते हैं, रन करते हैं, तो हमारी प्रैक्टिकल फाइल होती है। उस दौरान जो भी हम फाइल बनाते हैं, तो उस दौरान जो भी पाइथन के प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो भी जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सारे प्रोग्राम किस में जाएंगे, हमारे प्रैक्टिकल फाइल में। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फाइल में, तो देखो प्रोजेक्ट फाइल क्या होता है, जब हम फाइनली पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, पाइथन भी पढ़ लिया और हम डीबीएमएस भी पढ़ लिए, तो हमें ओवरऑल एक एक प्रोजेक्ट चूज करना पड़ता है। अब वो प्रोजेक्ट कैसा हो सकता है, प्रोजेक्ट में भी हो सकता है आप क्लास 11th का कॉन्सेप्ट क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं। सपोज करिए हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए रिजर्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन का टाइप का एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन के थ्रू डेटा इंसर्ट करा रहे हैं। वेब बेस्ड नहीं बनाते, मान लीजिए पाइथन के आईडीएलई के थ्रू बनाते हैं, तो उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या यूज किया, कौन कौन सी कोडिंग की, पूरा। तो मैक्सिमम जो होता है प्रोजेक्ट फाइल जो होती है ये हमारी प्रिंटेड होती है, ठीक है। प्रिंटेड का मतलब क्योंकि आप पूरा का पूरा ऑनलाइन काम कर रहे हो, उसमें पूरा कोड कर रहे हो, कोड करके तो प्रिंटेड फॉर्म में विथ आउटपुट स्क्रीन भी होते हैं, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन की भी आप क्या करते हो, यहाँ पे निकालते हो, क्या कहते हैं, फाइल डॉक्यूमेंटेशन। तो मेनली 2 टाइप की फाइल बनती है, लेकिन समटाइम्स बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल की एक फाइल बनवा लेते हैं और उसी में काम करते हैं। तो ओवरऑल जो इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, देखिए रिपोर्ट आपको है ना, तो रिपोर्ट आपका 7 मार्क्स का होता है। और यानी वही चीज है, प्रोजेक्ट आपके 8 मार्क्स का रहेगा, प्रैक्टिकल फाइल आपकी 7 मार्क्स की रहेगी। और 8 मार्क्स का लैब टेस्ट रहता है, यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का रहता है, और इसी में आपका 4 मार्क्स एसक्यूएल की क्वेरी भी परफॉर्म करने को मिलेगा। तो ओवरऑल और वाइवा जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो इसी 3 मार्क्स का जब ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ओवरऑल 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल का इंटरनल मार्क्स दिया जाता है। अब इसमें जो बात आती है कि सर क्या प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तो अगर उस प्रैक्टिकल की बात करूं तो प्रैक्टिकल में आपको बुक में, तो इसमें जो सीबीएसई की ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख रहे होगे सिलेबस में, तो ये कुछ लिस्ट दी हुए है। तो ज्यादातर तो इन्हीं लिस्ट से क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट समटाइम्स टीचर जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर या अकॉर्डिंग टू नीड वो लोग अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं खुद से, जो क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं या रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन करवाते हैं। और इसमें एक प्रोजेक्ट में इन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है, बट आप प्रोजेक्ट जो टीचर आपको असाइन करते हैं आप उनसे हेल्प लेकर वो प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब क्लास 12th के लिए आप सीआरटी बुक के रेफरेंस ले सकते हैं या सपोर्ट मटेरियल जो भी सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, प्रीवियस ईयर में जो भी हमारा सिलेबस था एग्जैक्टली वही सिलेबस आपका इस साल भी रहने वाला है। और सेम जो प्रिपरेशन रहेगी वैसे ही हमारी रहेगी। और जो पेपर पैटर्न होता है वो पेपर पैटर्न भी हम किसी दिन प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं कंप्यूटर साइंस के खासकर उनको आप टैग करिएगा और उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अगले कंटेंट और अगले
अच्छे मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।